हेलो एवरीवन, एस आर कुंज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की इस सेशन में हम लोग जानेंगे हमारी अर्थव्यवस्था भाग 2 जो क्लास 10 से संबंधित है, इसका पार्ट 1 और ये संबंधित है इकाई 2 राज्य एवं राष्ट्र की आय। तो इसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं फटाफट देख लेते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि आय क्या है, आय की डिफिनीशन क्या होती है। फिर हम लोग जानेंगे बिहार की आय की स्थिति क्या है, मतलब बिहार में इनकम के क्या सोर्स हैं, बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय है इसके आधार पर इसको किस श्रेणी में रखा गया है। फिर हम अन्य राज्यों की तुलना बिहार से करेंगे और ये जानेंगे कि बिहार वास्तविक रूप से कहाँ पे स्थित है। फिर जानेंगे कि गरीबी का कुचक्र क्या है, ये जानेंगे कि गरीबी के कुचक्र के संबंध में किसके द्वारा अध्ययन प्रस्तुत किया गया, ये जानने का प्रयास करेंगे। फिर हम लोग कुछ ऐसे राज्यों ये देशों के को मैप में देखेंगे जिसका उल्लेख इस अध्याय में किया गया है। तो बने रहिए सर कुंज के साथ। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको ज़रूरी नोटिफिकेशन समय समय से मिलता रहे। देखिए यहाँ सबसे पहले जो टर्म्स आया है राज्य एवं राष्ट्र की आय, तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये जानते हैं कि आय क्या है, फिर हम लोग बारी बारी जानेंगे कि राज्य और राष्ट्र की आय का क्या मतलब होता है, ये समझने का प्रयास करेंगे। तो इनकम का मतलब क्या होता है, देखिए जब कोई व्यक्ति किसी भी तरह का शारीरिक या मानसिक कार्य करता है और उसके बदले जब उसे पारिश्रमिक मिलती है, उसके बदले जो उसको पारिश्रमिक मिलती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, आय या इनकम कहते हैं। अब देखिए ये जो आय है, ये जो इनकम है, ये मौद्रिक रूप में हो सकती है, मतलब रुपये पैसे के रूप में हो सकती है, या वस्तुओं के रूप में भी हो सकती है। जैसे आप गांव में देखेंगे कि जब कोई मजदूर किसी के यहाँ काम करता है तो उसे या तो समय समाप्ति के बाद काम जो समाप्त करता है उसके बदले उसको रुपये मिल जाते हैं, कुछ पैसे मिल जाते हैं, या कभी कभी क्या होता है उसे कुछ अनाज दे दिए जाते हैं। जैसे आलू, अगर आलू के खेत में कोई काम कर रहा है, आलू निकाल रहा है, तो वहाँ उसको हो सकता है कि रुपये मिले, या कुछ आलू ही उसको कुछ केजी आलू उसको दे दिए जाते हैं, ऐसे गांव में अक्सर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो उसने कार्य किया, शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, तो उसके बदले में जो भी उसको रुपये पैसे मिल रहे हैं या कोई वस्तु मिल रही है, तो कार्य के बदले में जो भी मुद्रा या वस्तु उसको प्राप्त हो रही है उसे ही हम क्या बोलते हैं, आय बोलते हैं। तो आई होप आपको आय का क्या मतलब है ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ बातें बताई गई हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। व्यक्ति को प्राप्त होने वाला आय मौद्रिक रुपये पैसे के रूप में अथवा वस्तुओं के रूप में हो सकती है, और अर्जित संपत्ति की मौद्रिक अभिव्यक्ति आय में होती है। मतलब आप जो व्यक्ति जो कमा रहा है, जो उसकी कमाई है, तो वो उसकी अर्जित संपत्ति हो गई, और इस अर्जित संपत्ति को हम प्रकट कैसे करते हैं, तो मौद्रिक रूप में करते हैं, और ये मौद्रिक यानी कि रुपये पैसे में हम उसे व्यक्त करते हैं। तो लोगों के द्वारा अपने परिश्रम के फलस्वरूप जो धन अथवा संपत्ति प्राप्त होती है उसे हम आय के रूप में व्यक्त करते हैं। अब यहाँ देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए उसके नागरिकों की व्यक्तिगत अथवा सामाजिक आय ही संपन्नता या विपन्नता का प्रतीक होता है। देखिए व्यक्तिगत आय या सामाजिक आय, जैसे अगर कोई समुदाय है तो समुदाय की जो टोटल इनकम है उससे उस पूरे समुदाय के संपन्नता या विपन्नता की बात समझ में आ जाती है। मतलब वो कितना संपन्न है, उसका जीवन स्तर कैसा है, उसका रहन सहन कैसा है, उसके जो है दिनचर्या कैसे गुजरते हैं, क्या वो अभाव में जीता है या उपलब्धियों में जीता है। तो ये सारी चीज़ें हम उसके आय के आधार पे हम आकलन कर सकते हैं। तो यही बात यहाँ पे बताई गई है, आय वह मापदंड है जिसके द्वारा देश के आर्थिक विकास की स्थिति का आकलन किया जाता है। देश अथवा राज्य को आय के आधार पर ही विकसित और विकासशील श्रेणी में रखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो शब्द हैं विकसित और विकासशील, इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए विकसित अथवा विकासशील श्रेणी यानी कि अक्सर आप सुने होंगे कि विकसित देश और विकासशील देश, तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए विकसित देश की अगर बात करी जाए, जिन देशों को विकसित श्रेणी में रखा गया है उनके मतलब क्या विशेषताएं होती हैं, तो उनकी विशेषताएं जो होती हैं, उनकी सबसे पहली विशेषता होती है कि उनका विकास दर जो होता है उच्च होता है, उच्च विकास दर वाले होते हैं। और जब उच्च विकास दर होंगे इसका मतलब ये है कि वहाँ की प्रति व्यक्ति आय क्या होगी, उच्च होगी। हम लोग अभी जानेंगे कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। फिर वहाँ पे देखिए जो विकसित देश होते हैं वहाँ पे औद्योगिकरण होती है, औद्योगिकरण की स्थिति अच्छी होती है, यानी कि उद्योग धंधे अच्छे से वहाँ पे होते हैं। फिर वहाँ के जो लोग हैं, जो विकसित देश होते हैं, उनका जीवन स्तर क्या होता है, ऊंचा होता है, यानी कि उनका भोजन, उनका वस्त्र, उनका रहन सहन, उनके जो पहनावे हैं, उनके जो घर बने हुए हैं, बिल्डिंग बने हुए हैं, कार्यस्थल जो है, सब में क्या होता है, ये काफ़ी उच्च स्तर का होता है। फिर वहाँ आप देखिएगा
कि इनका जो मानव विकास सूचकांक में जो रैंक होता है, जो प्रतिवर्ष उनके जो रैंक प्राप्त होते हैं, उनमें उनकी स्थिति क्या होती है, उच्च होती है। मतलब वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके उम्र, जीने की जो उम्र होती है वो हाई होती है। यहाँ जो उनकी एजुकेशन सिस्टम है, जो उनकी शिक्षा है वो क्या होती है, शिक्षा दर जो होती है, वो साक्षरता दर जो होती है क्या होती है, उच्च होती है। तो हमने ये जाना कि जो विकसित देश हैं उनमें विकास दर उच्च होते हैं, प्रति व्यक्ति आय उच्च होते हैं, जीवन स्तर उच्च होता है, जीवन प्रत्याशा उच्च होता है, शिक्षा का स्तर उच्च होता है। इसके साथ ही यहाँ पे गरीबी की स्थिति नहीं होती है। मतलब यहाँ पे गरीबी का दूसरा असर होता है, गरीबी दूसरे रूप में परिभाषित होती है। यहाँ की जो जनसंख्या होती है संतुलित होती है, और फिर से देखिएगा यहाँ बेरोजगारी भी कम होती है। इसके विपरीत अगर विकासशील देशों की बात करी जाए, विकासशील देशों की अगर हम बात करें तो विकासशील देश वैसे देश होते हैं जो पिछड़े नहीं हैं और ना ही क्या है विकसित हैं, यानी कि बीच वाली स्थिति उनके साथ है। हाँ, एक ऐसा समय आएगा जो जिस समय में वो क्या होंगे कि वो विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएंगे, यानी कि वो क्या है पिछड़े राष्ट्रों की श्रेणी से उच्च आगे बढ़ चुके हैं और एक लगातार वो विकास कर रहे हैं, और एक समय के बाद से वो विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा तो इनकी स्थिति जो है विकसित देशों से निम्न है, लेकिन पिछड़े देशों से क्या है, उच्च है। तो आपको ये समझ में आ गया कि विकसित क्या है और विकसित श्रेणी और विकासशील श्रेणी क्या है। विकसित श्रेणी में कौन से देश आते हैं, जैसे आप जापान की बात करें या यूएसए यानी कि अमेरिका की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, ये सब देश जो हैं ये विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। फिर विकासशील देशों की श्रेणी में अगर जानना चाहें तो सबसे प्रमुख उदाहरण है भारत, यानी कि भारत जो है एक विकासशील देश है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि विकसित क्या है, विकासशील क्या है, ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए भारत के राज्यों में कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे गोवा, दिल्ली और हरियाणा। इनका जो आय है, इनकी जो आय है ये आय पर समृद्ध माने जाते हैं, मतलब आय के आधार पर ये समृद्ध राज्य माने जाते हैं। उसके अलावा दूसरी ओर आप देखिएगा तो आय के आधार पर जहाँ बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश विकास के निचले श्रेणी पे हैं, वहीं ये जो 3 राज्य हैं जैसे गोवा, दिल्ली और हरियाणा, ये क्या है, उच्च श्रेणी में आते हैं। मतलब आय के आधार पे ये क्या है, इनकी स्थिति क्या है, बेटर है। इसी प्रकार विश्व के देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान जैसे देशों को समृद्ध मानना और भारत को विकास के निचले पाए पर आय के आधार पर ही रखा जाता है। मतलब यहाँ पे हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि जो कोई भी देश है उसके आय के आधार पर उस देश की आर्थिक स्थिति का पता चल जाता है। आय के आधार पर, इनकम के आधार पर हम उस देश के जो भी स्थिति है, वहाँ की संपन्नता, विपन्नता, ये सारी चीज़ों का हम आकलन कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं जो यहाँ पे जो राज्यों की चर्चा हुई जैसे गोवा, दिल्ली, हरियाणा समृद्ध ये राज्य हैं, तो इनको देख लेते हैं कि भारत के मानचित्र में ये कहाँ स्थित हैं। तो देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये अपना प्यारा भारत है, और यह भारत जो है ये कई राज्यों से मिलकर बना है। तो यहाँ पे आप देखिएगा जैसे यहाँ देखिए बिहार आप देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश, यहाँ राजस्थान, जम्मू कश्मीर। तो इसको हम लोग ये देखते हैं यहाँ पे जो यहाँ छोटा सा एक राज्य है गोवा। तो हमारा फोकस इसमें रहेगा कि उन राज्यों पर जिनकी चर्चा इस अध्याय में की गई है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, मैं यहाँ जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए ये गोवा है, ये गोवा है, छोटा सा राज्य है। और फिर आप देखिए यहाँ पे ये बिहार हो गया, ये उड़ीसा और ये मध्य प्रदेश। तो ये जो राज्य हैं बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इनकी जो आय है, इनकम जो है ये क्या है, निम्न स्तर की है। वहीं आप देखिए तो गोवा आपने देखा यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली आप देख रहे हैं इसके बॉर्डर पे है, मतलब उत्तर प्रदेश और हरियाणा के यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी स्थिति। तो ये जो राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनकी जो स्थिति है, इनकी जो इनकम है बेटर है दूसरे राज्यों की तुलना में। तो आपने यहाँ पे मैप में ये देख लिया कि जो ये राज्य हैं ये कौन कौन से राज्य हैं। फिर आप देखिए यहाँ पे ये अगर वर्ल्ड मैप में देखेंगे, विश्व मानचित्र में देखेंगे, तो ये जो है अपना प्यारा भारत है। इसके जस्ट बगल में आप देखिए चाइना के बगल में आप देखिए यहाँ पे जापान, ये जापान है। तो जापान जो है विकसित देश है। फिर आप यहाँ पे देखिएगा ये है यूएसए, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका बोलते हैं, ये भी विकसित देश है। इधर आपको देखने को मिलेंगे ब्रिटेन,
आपको फ्रांस, जर्मनी, ये सब देश जो है ये विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। फिर यहाँ आप देखिए ऑस्ट्रेलिया, ये विकसित देश है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कौन से देश कहाँ स्थित हैं और इनकी स्थिति क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जिस प्रकार वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के क्षेत्र में हम देखते हैं कि भूमि का पारिश्रमिक लगान है, भूमि का पारिश्रमिक यानी आपके पास जो भूमि है वो सरकार की है, तो आप क्या करते हैं, आपने भूमि रखी हुई है तो उसके बदले आप सरकार को क्या देते हैं, लगान देते हैं। उसी तरह श्रम का पारिश्रमिक क्या है, मजदूरी है, वेजेज है और वेजेज के रूप में व्यक्त होता है। उसी तरह पूंजी, अगर आपने पूंजी आपने कैपिटल कहीं से लिया है, आपने अगर रखा हुआ है तो उसके बदले में आप क्या देते हैं, ब्याज देते हैं। तो यानी कि पूंजी का पारिश्रमिक क्या है, ब्याज है। और व्यवस्थापक का पारिश्रमिक जो है वेतन है। अगर आपने संगठन स्थापित किए हुए हैं और आपने लोगों को रखा हुआ है तो आप क्या कर रहे हैं, उसको वेतन दे रहे हैं। तो व्यवस्थापक का पारिश्रमिक जो है वेतन के रूप में, उद्यमी का पारिश्रमिक जो है लाभ या हानि के रूप में ही वह उससे उसके आय को प्रकट करता है। तो हमने ये जाना कि जो है भूमि का पारिश्रमिक लगान के रूप में, श्रम का पारिश्रमिक मजदूरी के रूप में, पूंजी का पारिश्रमिक ब्याज के रूप में, व्यवस्थापक का पारिश्रमिक जो है वेतन के रूप में, उद्यमी का पारिश्रमिक जो है लाभ या हानि के रूप में प्रकट किया जाता है। तो यहाँ ये बातें हम लोग समझ पाए। अब हम लोग देखते हैं कि बिहार की आय जो है, बिहार की जो इनकम है, इनकम ऑफ बिहार जो है, इसकी क्या स्थिति है ये जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, समय समय पे क्या होते हैं कि आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं और इन आंकड़ों से हम ये पता लगा लेते हैं कि बिहार की स्थिति क्या है या अन्य राज्यों की स्थिति क्या है। हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि बिहार कहाँ है और दूसरे राज्य कहाँ है। तो बिहार देखिएगा अत्यंत गरीब एवं पिछड़ा हुआ राज्य है। इसको इसके आय के आधार पे अत्यंत गरीब और पिछड़ा राज्य माना गया है, जहाँ गरीबी की व्यापक प्रवृत्ति निरंतर मौजूद रहती है। मतलब यहाँ पे गरीबी जो है बनी हुई है, गरीबी की स्थिति जो है लगातार बनी हुई है। तो ये जानेंगे कि देश में जो निर्धनता अनुपात के आंकड़े योजना आयोग ने मार्च 2009 में जारी किए हैं, इन आंकड़ों के अनुसार पूरे बिहार में उड़ीसा राज्य के बाद देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ उड़ीसा। देखिए ये है बिहार और ये है उड़ीसा। तो जो बिहार है, मतलब आंकड़ों के अनुसार गरीबी की स्थिति अगर देखी जाए तो उड़ीसा के बाद ये दूसरे स्थान पे, यानी कि नीचे से दूसरा है। बिहार जो है नीचे से दूसरा है, उड़ीसा क्या है, फर्स्ट है। तो आई होप आपको ये समझ में आया। तो 2009 में जो योजना आयोग के आंकड़े मार्च 2009 में प्रस्तुत किए गए, उसके अनुसार बिहार पूरे देश में उड़ीसा राज्य के बाद सर्वाधिक गरीब राज्य है। यहाँ 41.4% आबादी जो है गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है। तो आपको ये समझ में आ गया कि बिहार में गरीबी की जो स्थिति है, गरीबी की जो प्रतिशत है वो 2009 के आंकड़ों के अनुसार कितनी है, 41.4% है। और ये क्या है, उड़ीसा के बाद दूसरे स्थान पे आता है। अब इस स्लाइड में हम लोग जान पाएंगे कि जो गरीबी का कुचक्र होता है, कैसे गरीबी को जन्म देती है और कोई व्यक्ति गरीब है तो वो कैसे और गरीब होते जाता है, ये हम लोग यहाँ पे समझ पाएंगे। देखिए, प्रति व्यक्ति आय जो है पूरे देश भर में न्यूनतम है। किसकी, बिहार की प्रति व्यक्ति आय जो है पूरे देश में सबसे न्यूनतम है। अगर गरीबी की स्थिति देखी जाए तो गरीबी के अनुपात के अनुसार अगर देखिए तो ये क्या है, पूरे देश में दूसरे स्थान पे है। जिसके चलते क्या होती है, बचत निम्न स्तर पर होता है। कम बचत के कारण पूंजी निर्माण दर कम होती है। अब यहाँ पे समझिए, अगर मान लीजिए इनकम अगर क्या है, आय क्या है, कम है, तो आय से ही आप बचत करते हैं, आय का कुछ भाग बचाते हैं और कुछ भाग क्या करते हैं, निवेश करते हैं। तो जब आय ही कम होगा तो निवेश भी कम होगा। तो यही बात यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है कि जो यहाँ पे बचत जो है निम्न स्तर पर है और कम बचत के कारण पूंजी निर्माण दर कम होता है। कम पूंजी निर्माण दर के कारण विनियोग भी कम होता है। अब विनियोग का मतलब क्या होता है, देखिए विनियोग का मतलब होता है, विनियोग को आप निवेश जिसे कहते हैं, विनियोग या निवेश। तो निवेश का क्या मतलब होता है समझ लेते हैं, तब इसमें आगे बढ़ेंगे। निवेश आय का वह भाग है जो वास्तविक पूंजी निर्माण के लिए खर्च किया जाता है। इसमें नए पूंजीगत उपकरणों तथा मशीनों, नई इमारतों का निर्माण आदि शामिल किया जाता है। मतलब ये हुआ कि जब हम कोई पूंजी इस उद्देश्य से लगाते हैं ताकि हमें उत्पादन प्राप्त हो, उत्पादन की क्रिया में हम उसे इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं, तो हमें ये आशा रहती है कि भविष्य में इससे और अधिक क्या होगा, आय प्राप्त होगा। तो जब इस आशा के साथ हम कोई पूंजी निवेश करते हैं, पूंजी लगाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, निवेश बोलते हैं या विनियोग बोलते हैं।
देखिए, अगर अगर आपने अगर क्या करा, आपने एजुकेशन में अपने पैसे लगाए, शिक्षा में, अगर अपने अपने शिक्षा पे आपने पैसे खर्च किए हैं, तो आपने ये क्या किया, निवेश का कार्य किया। अगर कोई डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है और उसमें पैसे लगा के डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, निवेश कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति कोई मशीन खरीद रहा है, मशीन वो क्या करेगा, उत्पादन के कार्य में आपकी सहायता करेगा, तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है, निवेश कर रहा है, यानी कि वो विनियोग कर रहा है। ऐसा व्यय जो उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाए, उसे हम क्या बोलेंगे, विनियोग बोलेंगे। तो विनियोग का मतलब क्या होता है, आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया। विनियोग जिसे हम क्या बोलते हैं, निवेश भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आगे देखते हैं क्या बातें कही गई हैं। देखिए, कम पूंजी निर्माण दर के कारण विनियोग भी कम होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बिहार में प्रति व्यक्ति आय पुनः निम्न स्तर पर कायम रहती है। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग ये समझते हैं कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या होता है। मान लीजिए अपना ये बिहार हो गया। बिहार की जो, मान लीजिए हम एक अनुमान लगा रहे हैं कि यहाँ पे टोटल आय जो है 1,00,000 रुपये है। टोटल आय जो है कितनी, सालाना अगर इनकम की बात करें तो 1,00,000 रुपये है। और यहाँ पे आबादी जो हम लगभग मान रहे हैं, ये एक्चुअल आबादी कभी नहीं मानिएगा, या आप इसे ऐसे समझें कि मान लीजिए ये कोई देश है, ये एक देश है, और इस देश की कुल आय जो है, और यहाँ पे कुल जनसंख्या, तो अगर हम इस देश की कुल आय और कुल जनसंख्या, कुल आय में कुल जनसंख्या से भाग कर दें, तो उस देश की क्या कहलाएगी, प्रति व्यक्ति आय कहलाएगी। या कोई राज्य है तो उसकी कुल जनसंख्या में, उस कुल आय में अगर कुल जनसंख्या से भाग कर दें, तो जो भागफल प्राप्त होगी उसे क्या बोलेंगे, प्रति व्यक्ति आय बोलेंगे। अब मान लीजिए कोई देश है और इसकी इनकम जो है क्या है, 1,00,000 रुपये है, और इसकी जो टोटल आबादी है, जो टोटल जनसंख्या वो क्या है, 1,000 रुपये है। चाहे 1,000 लोग, इसकी आबादी 1,000 आबादी है, तो अगर आप इसको जब भाग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, आपको 100 प्राप्त होगा। यानी कि कुल आय से कुल इनकम में हमने क्या किया, कुल जनसंख्या से भाग किया, तो भागफल क्या आया, ये अगर 100 आ रहा है, तो यही 100 जो है प्रति व्यक्ति आय के रूप में हम जानते हैं। कुल आय में अगर कुल जनसंख्या से भाग करेंगे तो जो भागफल होगी, जो प्राप्ति होगी, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। तो अब यहाँ पे इसको समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए ये एक ए राज्य हो गया और ये क्या हो गया, बी राज्य हो गया। तो इसकी प्रति व्यक्ति आय जो है क्या है, 100 रुपये है, और इसकी प्रति व्यक्ति क्या आय जो है क्या है, 1,00,000 रुपये है, सपोज कीजिए। तो अब यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति के पास 100 रुपये है, और यहाँ प्रत्येक व्यक्ति के पास क्या है, 1,00,000 रुपये है। तो आप तुलना करें तो आप पाएंगे कि यहाँ का जो व्यक्ति है, इसकी जो है, इसका जो विकास दर होगा, इसको ग्रोथ करने की जो क्षमता होगी, आगे बढ़ने की जो क्षमता होगी, वो क्या होगी, निम्न होगी। जबकि इसके पास क्या है, पूंजी अधिक, इसके पास आय अधिक है, इसके पास प्रति व्यक्ति आय अधिक है, तो इसका क्या होगा, विकास दर क्या होगा, उच्च होगा। चूँकि हम लोग ये प्रति व्यक्ति आय अभी समझे थे, तो प्रति व्यक्ति आय से हम कैसे, मतलब हम ये समझ पाते हैं कि कोई राज्य जो है, कोई देश जो है कैसे विकसित है, विकासशील है, ये आप जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ हम ये चीज़ देख लेते हैं कि अगर ये एक ए राज्य है और ये दूसरा राज्य क्या है, बी है, तो अगर इसकी प्रति व्यक्ति आय कम है, तो ये क्या करेगा, ये अपने जितनी इसकी आय है उसी से ये निवेश करेगा, उसी से क्या करेगा, ये क्या करेगा, विनियोग करेगा। तो मान लीजिए इसके पास 100 रुपये है, तो इसमें मान लीजिए 50 रुपये खर्च कर देगा, तो बचेगा मान लीजिए 50 रुपये। तो ये 50 रुपये से ही 50 रुपया या इसके अंदर ही कोई निवेश करेगा, इसके अंदर ही किसी कार्य में पूंजी लगाएगा। लेकिन यहाँ जो एक व्यक्ति, इसको 1,00,000 की आय है, अगर ये 20,000 भी रुपये खर्च कर दे, मान लीजिए, या 50,000 रुपये ही खर्च कर दे, तो भी इसको 50,000 जो बचेंगे वो क्या करेगा, वो निवेश कर सकता है, 50,000 रुपये वो निवेश कर सकता है। तो हमने देखा कि एक व्यक्ति 50 रुपये निवेश कर रहा है, दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, 50,000 निवेश कर रहा है। तो यहाँ पे इसका निवेश दर क्या हो गया, निम्न हो गया, और इसका निवेश दर क्या हो गया, उच्च हो गया। तो इसकी जो आय होगी, इसकी जो इनकम होगी, इसके द्वारा जो उत्पादन का कार्य होगा वो भी क्या होगा, निम्न होगा। लेकिन इसके द्वारा जो ये निवेश ही अधिक कर रहा है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे उत्पादन भी अधिक होगा, इसकी इनकम भी क्या होगी, अधिक होगी। तो यही चीज़ यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया है कि जिस राज्य की, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, तो आय अधिक है तो क्या करेगा, विनियोग भी अधिक करेगा।
आय कम है तो क्या करेगा, विनियोग भी कम करेगा, यानी कि निवेश भी कम करेगा। तो यहाँ पे यही चीज़ें बताई गई है कि कम पूंजी निर्माण दर के कारण विनियोग भी कम होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बिहार में प्रति व्यक्ति आय पुनः निम्न स्तर पर कायम रहती है। अब यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय ही जब कम है तो क्या होगा, यहाँ निवेश जो होगा, निवेश भी कम होगा, और फिर यहाँ पे क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय जो है वो निम्न दर पे बना रहेगा। ठीक इसके विपरीत भारत के विकसित राज्यों जैसे गोवा, दिल्ली आदि में जहाँ प्रति व्यक्ति आय ऊंचा है, बचत एवं विनियोग अधिक है तथा पूंजी निर्माण दर ऊंचा है, जिसके परिणाम स्वरूप हर वर्ष प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो जाती है, जबकि बिहार में ऐसा नहीं होता। सामान्यतः हम यह जानते हैं कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है। इसी कथन को प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रेगनर नर्क्स ने गरीबी का कुचक्र के रूप में व्यक्त किया, जिसका सार यह है कि गरीब इसलिए गरीब है कि उनकी गरीबी क्योंकि उनमें गरीबी है, गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि उनमें गरीबी है। गरीबी के कारण उनकी आय कम होती है, अशिक्षा और अज्ञानता के कारण बच्चों की पैदाइश अधिक होती है, फलतः उनकी अगली पीढ़ी भी क्या होती है, और गरीब बन जाती है। मतलब यहाँ पे ये जो बातें कही गई हैं रेगनर नर्क्स के द्वारा, ये गरीबी के कुचक्र के बारे में ये बताते हैं कि गरीबी जो है ये क्या करती है, गरीबी को जन्म देती है। आप समझिए कि अगर एक परिवार है और ये गरीब है तो फिर इसके पास क्या होगा, उच्च शिक्षा नहीं होगी, ये मतलब इनकी शिक्षा जो है ये प्रॉपर नहीं होगी, फिर इनके पास अज्ञानता आएगी, और ऐसे जो गरीब परिवार होते हैं आप देखिएगा उनमें जनसंख्या अधिक होती है। तो अब तो मान लीजिए ये पहले से गरीब हैं, अब इनका जो परिवार है, इनका जो गुजारा है कैसे भी चल रहा है, अब इनमें और सदस्य आएंगे तो फिर क्या होगा, उनकी स्थिति दयनीय होगी, उनके स्वास्थ्य स्थिति के लिए उनको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, उनकी पढ़ाई पे, भोजन पे, अन्य सभी चीज़ों पे पैसे खर्च करने होंगे, और इनके पास क्या है, पैसे नहीं है, तो फिर क्या होंगे, इनकी स्थिति क्या हो जाएगी, दयनीय हो जाएगी। ये एक आकलन ये कहता है कि जो गरीब है और गरीब होने के कारण क्या है कि उनके पास एक जो मतलब स्वास्थ्य स्थिति के कारण ही और गरीब हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि जब बीमार पड़ते हैं तो उनके पास पैसे नहीं होते हैं और क्या करते हैं, कर्ज लेते हैं, और ये कर्ज के बोझ में क्या होते हैं, दब जाते हैं, और इनकी गरीबी और बढ़ जाती है, और ये गरीबी के कुचक्र में फंस जाते हैं। तो यहाँ पे रेगनर नर्स के द्वारा जो गरीबी के कुचक्र के संबंध में जानकारी दी गई है उसको हम फिर से देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि गरीबी के कुचक्र की धारणा को बतलाया था, और ये कह रहते हैं कि बिहार आज भी गरीबी के कुचक्र का शिकार है, जिसका कारण बिहार की प्रति व्यक्ति आय भी पूरे भारतवर्ष में न्यूनतम है। मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि बिहार भी क्या है, गरीबी के कुचक्र का शिकार है, और गरीबी का कुचक्र ये है कि गरीबी को जन्म देती है। ये बातें आपको याद रखनी चाहिए। इसी कथन को इनके द्वारा ये फोकस किया गया और बताया गया कि बिहार भी जो है ये गरीबी के कुचक्र का शिकार है, और यहाँ पे और दिन पर दिन गरीबी जो होती है बढ़ती जा रही है। तो यहाँ आपको ये जो इस स्लाइड में जो बातें हैं आपको ये समझ में आई होगी। अब यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है कि जो उत्पादन है प्रति व्यक्ति आय जो है ये कैसे मतलब ये हम इसको समझेंगे। तो देखिए जहाँ उच्चतम प्रति व्यक्ति आय है, जिन राज्यों में उच्चतम प्रति व्यक्ति आय है वहाँ पे पूंजी निर्माण दर, ऊंची पूंजी निर्माण दर होगी। मतलब अगर प्रति व्यक्ति आय है तो वहाँ पे निवेश अधिक होगा तो फिर उत्पादन होगा, उत्पादन से पूंजी निर्माण होगा। यानी कि यही चीज़ें हैं कि जब यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय अधिक है, ये गोवा की अगर बात करें तो प्रति व्यक्ति आय अधिक है तो यहाँ पे क्या हो, अधिक विनियोग होगा, यानी कि अधिक निवेश होगा, और जब अधिक निवेश होगा तो उच्च पूंजी निर्माण दर होगी, और जब उच्च पूंजी निर्माण दर होगी तो देखिए जब निवेश अधिक होगा, जब ये आय अधिक होगी तो बचत अधिक होगी, और बचत अधिक होगी तो क्या होगा, अधिक विनियोग होगा, और जब विनियोग अधिक होगा तो क्या होगा, उच्च पूंजी निर्माण होगी। जब उच्च पूंजी निर्माण होगी तो क्या होगी, फिर प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। इसके विपरीत देखिए कि जो बिहार है यहाँ पे देखिए निम्न प्रति व्यक्ति आय है। जब निम्न प्रति व्यक्ति आय है यानी कि प्रति व्यक्ति बहुत कम आय प्राप्त हो रही है तो यहाँ पे बचत भी क्या होगी, छोटी होगी, बहुत कम बचत होगी। जब बचत कम होगी तो फिर ये निवेश भी कम होगा, निवेश जब कम होगा
तो फिर क्या होगा, निम्न पूंजी निर्माण दर होगा, यानी कि जब निवेश ही कम करेंगे तो हमें उत्पादन, हमें जो पूंजी की और जो बढ़ोतरी होगी क्या होगी, कम होगी, निम्न स्तर पर होगी। तो फिर ये क्या हो गया, ये एक सर्कल चलता है, एक साइकिल चलता है, जिसे क्या होता है, निम्न प्रति व्यक्ति आय का जो स्थिति है ये बनी रहती है। यानी कि कम निवेश, कम प्रति व्यक्ति आय, तो बचत कम होगा, तो बचत के अनुसार ही आप क्या करेंगे, विनियोग करेंगे, और जब विनियोग कम करेंगे तो क्या होगा, निम्न पूंजी निर्माण दर होगी, और फिर आपने यहाँ पे क्या होगा, फिर प्रति व्यक्ति की आय की जो स्थिति होगी वो क्या होगी, निम्न बनी रहेगी। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं, इसमें क्या बातें कही गई हैं। भारत के सभी 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों, देखिए यहाँ पे जो बातें कही गई 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों, वर्तमान में 28 राज्य तो हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्या हो गई है, 8 हो गई है, आपको ये याद रखनी चाहिए। तो प्रदेशों में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय चंडीगढ़ का है, तथा इस मामले में उसका शीर्ष स्थान विगत 5 वर्षों से बना हुआ है। देश के आय के मानक को निर्धारित करने वाली संस्था, जिसे डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, उनके द्वारा 16 सितंबर 2008 को जारी किए गए इन आंकड़ों के अनुसार सन 2006-07 में चंडीगढ़ में प्रति व्यक्ति आय थी 70,361। अब देखिए चंडीगढ़ जो है भारत का एक राज्य, यहाँ पे इसकी जो प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 70,361 रुपये रही। जबकि देश के केवल 28 राज्यों की चर्चा करें तो इनमें सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोवा, दिल्ली का बनाया गया। मतलब इनमें सबसे अधिक किसका, पूरे भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय कहाँ का रहा, दिल्ली और गोवा का रहा। फिर यहाँ पे देखिए निदेशालय के ताज़ा आंकड़ों में गोवा की प्रति व्यक्ति आय जो है 54,850 रुपये है। यानी कि वर्ष में एक व्यक्ति जो है उसकी जो मतलब प्रति व्यक्ति आय जो है क्या है, 54,850 है। जबकि दिल्ली जो है 50,565, दिल्ली की जो प्रति व्यक्ति आय है कितनी, 50,565। तो आपको इसे याद रखना चाहिए कि जो गोवा है इसकी प्रति व्यक्ति आय क्या है, सर्वाधिक है 54,850, जबकि दिल्ली जो है इसकी आय दूसरे स्थान पे आती है, प्रति व्यक्ति आय 50,565। अब तीसरे स्थान पर इस बार हरियाणा ने पंजाब को पीछे छोड़ दिया। 2008-09 में बिहार में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार 11.03% राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर रही। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है ये आंकड़े प्रस्तुत करता है, ये 2008-09 में इसके द्वारा जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए उसमें जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर रही वो कितनी रही, 11.03%। जो गुजरात के बाद 11.05% के बाद दूसरा स्थान है। यहाँ पे किस देश की किसकी बात कर रहे हैं, बिहार की बात कर रहे हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि बिहार की जो है विकास दर जो है इसमें वृद्धि हो रही है। हम जो विकसित राज्य हैं हमारे देश के उसके करीब हैं, लेकिन ये स्थिति रखनी चाहिए, ये स्थिति बनी रहनी चाहिए, तभी हम जो पिछड़े राज्यों की श्रेणी में है उससे ऊपर आ सकते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें किसी तरह की क्वायरीज है तो आप कमेंट में लिखें, और ये बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, ताकि मैं इसके अगले पार्ट को जारी कर सकूं। मिलते हैं अगले पार्ट में, धन्यवाद।